वही इंतजार भी कर रहा हूँ कि सोनिया गांधी के इस लेख के ऊपर उनकी टिप्पणी। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा जॉन जी। देखिए, इसके सोनिया जी के लेख के बहुत दो अद्भुत हिस्से हैं जो मैं समझ पाया हूँ, वो बता रहा हूँ। एक हिस्सा शुरू में है, वो एक आखिर में है। जो मैंने पढ़ा है वो जो जिस हिंदू के आलेख का आपने जिक्र किया, सोनिया गांधी ने अपने पूरे आलेख में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की कोई बात नहीं की, न जेपीसी की मांग के बारे में कुछ कहा है। सोनिया गांधी ने जो भी कहा बहुत ही अद्भुत आलेख है, और उसकी दिक्कत केवल यह है कि वो हिंदू में छपा है, हिंदी में नहीं छपा है। मतलब अगर वो देश के किसी हिंदी अखबार ने छापने की हिम्मत की होती, या अभी भी करें, क्योंकि जूठन छापते हैं हिंदी के अखबार, एक दिन बाद छापते हैं बड़े बड़े लेखकों के आलेख, बड़े बड़े अखबार छापते हैं। तो सोनिया गांधी का भी छाप सकते हैं, कम से कम वो अखबार तो छाप सकते हैं जो अपनी मित्रता का दावा करते रहे हैं। बहुत ऐसे मुद्दे उठाए हैं सोनिया जी ने कि किस तरह से ये सरकार काम कर रही है आज के ज़माने में, कैसे न्यायपालिका को, संसद को, जो तीनों स्तंभ हैं उसको धराशायी करना चाहती है, पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने देना चाह रही है, अपोजिशन को मुद्दे नहीं उठाने देना चाह रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है पत्रकारों की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, थिंक टैंक की आवाज़ को दबाने के लिए। उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं, मेहुल चोकसी का और बिल्किस बानो का, कि मेहुल चोकसी के खिलाफ जो इंटरपोल का वो था, अलर्ट था, उसको सरकार ने वापस ले लिया, और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़ाने में जेल से भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही, देखिए आप इसमें वो एक खड़ी है, एक महिला के साथ, एक अल्पसंख्यक समाज की महिला के साथ, बिल्किस बानो के साथ सोनिया गांधी खड़ी हुई नजर आ रही। और जो एक बात है कि वो महत्वपूर्ण सवालों पर विपक्ष की आवाज को प्रधानमंत्री पूरी तरह से दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसका जो आखिरी पार्ट है अमरीश जी, इस आलेख का, जो अगर आपका सत्य हिंदी उसके पूरे अनुवाद को प्रकाशित करे तो बहुत ही अच्छा है। विपक्षी दलों को या कम से कम कांग्रेस को तो करना चाहिए। मैं 4-5 पॉइंट्स हैं जो अद्भुत हैं। प्रधानमंत्री चाहे जितनी कोशिशें कर ले, देश की जनता का मुंह बंद नहीं किया जा सकेगा। अगले कुछ महीने देश के प्रजातंत्र के लिए कठिन परीक्षा के हैं। देश इस समय चौराहे पर है और नरेंद्र मोदी की सरकार हर एक शक्ति का महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव में दुरुपयोग करने का इरादा रखती है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही अपने संदेश को सीधे लोगों तक ले जाने का काम करेगी, और संविधान की रक्षा और उसके आदर्शों के लिए तमाम समान विचारधारा वाले दलों के साथ हाथ मिलाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम नेतृत्व करेंगे। हमारी लड़ाई लोगों की आवाज की रक्षा करने की है। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते अपने पवित्र कर्तव्य को समझती है और उसकी पूर्ति के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।
आप सोचिए कि एक सबसे बड़े देश के विपक्षी दल की जो चेयरपर्सन है, उनको क्यों आना पड़ा और क्यों आलेख लिखना पड़ा। इसमें कोई हिंडनबर्ग नहीं है, कोई शरद पवार नहीं है, कोई अडानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक सीधी सादी बात उन्होंने कही है, देश के लिए क्या कहा है, सरकार के लिए क्या कहा है, और जो मैसेज है कि कांग्रेस अब क्या करने वाली है, वो भारत जोड़ो यात्रा की तरह कैसे लोगों तक पहुंचने वाली है और कैसे जनता की आवाज को जो बंद करने की बात चल रही है उसका विरोध करने वाली है। तो अमरीश जी, ये पवार साहब ने जो किया वो तो ठीक है, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि पवार साहब का महत्व है। मराठा पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र की, उसमें न सिर्फ 32-33% वहाँ की पॉपुलेशन में मराठी हैं, 16 में से 10 मुख्यमंत्री मराठा हुए हैं महाराष्ट्र में, और बीजेपी और शिवसेना के होते हुए भी मराठा साम्राज्य को कोई खतरा नहीं हुआ है। पर जो अब होने वाला है वो ये है कि मराठा लीडरशिप खतरे में है, क्योंकि शरद पवार के बाद वहाँ कोई नेता नहीं है। अजीत पवार को कोई नेता नहीं मानता है। सुप्रिया सुले में वो एक भली महिला है, पर वो ममता बनर्जी नहीं है। तो इसलिए जिस तरह से बड़े बड़े एम्पायर खत्म हुए हैं नेतृत्व के बाद, नेतृत्व के क्षीण हो जाने के बाद, एक चुनौती महाराष्ट्र में भी है। और शरद पवार इस चीज को जानते हैं कि 82 साल की उम्र में वो, उनकी सीमाएं क्या है, वो क्या कर सकते हैं। जैसा इस पत्र में, आलेख में सोनिया गांधी ने कहा है, वो इम्पोर्टेंट है कि देश इस समय चौराहे पर खड़ा है और ये जो सरकार है जनता की आवाज को दबाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती है और कांग्रेस उसका मुकाबला करेगी। तो ये जो घटनाक्रम है पूरा का पूरा, इसमें पवार साहब गौण हो गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं और एक नया ध्रुवीकरण प्रकट हो रहा है। और वो ध्रुवीकरण विपक्ष की राजनीति को कहाँ ले जाता है, क्योंकि पवार साहब से विपक्षी दलों की केवल एक ही उम्मीद हो सकती है कि वो चाहे विपक्ष के नेतृत्व के वाहक न बने, पर उसमें बाधा नहीं पहुंचाएं और कोई अवरोध खड़े नहीं करें। और वो पवार साहब ने गारंटी दे दी है कि मेरा सैद्धांतिक विरोध अभी कायम है जेपीसी को लेकर, पर मैं विपक्ष की एकता के लिए जेपीसी की मांग के साथ हूँ। ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है और ये विपक्षी राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा एश्योरेंस है और एक राहत की सांस। और आप पाएंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है, टोटल इम्पैक्ट जो है कर्नाटक के चुनाव पर किस तरह का पड़ता है। आप अगर देखें तो कांग्रेस से किस तरह से लोगों को तोड़ा जा रहा है। सी गोपालाचारी के ग्रेट ग्रैंडसन को तमिलनाडु में तोड़ा गया, आंध्र में किरण कुमार को तोड़ा गया, कर्नाटक में तोड़ा गया। ये तमाम चीज़ें बता रही है कि एक जो निराशा है वो कितनी बड़ी है, कितनी व्यापक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज दिनांक तक, इस समय तक भी कर्नाटक के टिकटों पर निर्णय नहीं ले पाई है और येदियुरप्पा
नाराज होकर बेंगलोर चले गए जी और कांग्रेस ने अपने काफी टिकट अनाउंस कर दिए, घोषणा कर दी है। इसलिए ये जो पॉलिटिक्स है ये पवार से इतर इस समय चल रही है और देश की नजरें पवार पर नहीं है। वो ये है कि जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, अगर वही नहीं रहेगा तो पवार साहब का क्या होगा? पवार साहब भी उसकी चपेट में आएंगे और उनकी पार्टी भी आएगी। इसलिए ये लड़ाई एक अगले फेज में जी चली गई है अमरीश जी। मेरे ख्याल से बिल्कुल दर्शकों को इसकी जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल। सोनिया गांधी का ये हस्तक्षेप